आशा ने बेटे को गांव से बाहर भेजा और बेटे ने शहर जाते ही नौकरी के साथ साथ शादी भी कर ली और अपनी बीवी के साथ शहर में ही रहने लगा। पर जब माँ को पता चला कि उसके बेटे विवेक ने शादी कर ली है तो उससे रहा नहीं जाता और वो अपने बेटे को फोन करती है। बेटा, तूने तो शादी कर ली और खुद शहर में बस गया, कभी माँ के बारे में सोचा ही नहीं। आज तक मैं अपनी बहू से मिल भी नहीं पाई हूँ। माँ फिक्र मत करो, अब बहुत जल्दी अपनी बहू से मिल लोगी। अरे रहने दे, अगर तुझ पर विश्वास किया ना तो तू कभी मुझसे मिलने ही नहीं आएगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं खुद शहर आऊंगी और कुछ दिन तुम्हारे साथ रहूंगी और अपनी बहू से अपनी सेवा भी करवाऊंगी। अब जैसे ही विवेक को पता चलता है कि उसकी माँ गांव से आ रही है तो उसके तो पसीने छूट जाते हैं और वो अपनी माँ से बात करने के बाद परेशान होकर सपना से कहता है, सपना, माँ आ रही है। किसकी माँ? मेरी माँ तो यहीं रहती है। अरे यार, मेरी माँ आ रही है, वो भी गांव से। और गांव की बहू को तो खाना बनाना, सास की सेवा करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना सब आता है, लेकिन तुम्हें तो मुझसे लड़ने के अलावा कुछ नहीं आता। देखो, माँ आ रही है, इसलिए तुम माँ के सामने मेरा नाम भी मत ले लेना, वरना माँ मुझको लेकर यहाँ से चली जाएगी और तुम्हें यहीं छोड़ देगी। क्या सासू माँ आ रही है? हमने तो घर में नौकरानी रखी है, हम तो अपना पेट भरने के लिए खाना भी नहीं बना पाते, मैं माँ जी का खाना कहाँ से बनाऊंगी? देखो, मुझे घर का कोई काम नहीं आता विवेक, तुम ही सोचो अब मैं क्या करूँ। अब सपना को जैसे ही पता चलता है कि उसकी सास आ रही है तो उसकी हालत देखने लायक हो जाती है, क्योंकि सपना को कोई काम ही नहीं आता था और उसकी सास गांव की रहने वाली थी। आखिर गांव की सास तो बहुओं से ही सारा काम कराती है। यही सोच सोच कर सपना और विवेक का बुरा हाल हो रहा था। तभी वहाँ सपना की नौकरानी कमला ताई आती है। आका भाई मैम साहब, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं ना जल्दी घर जाएगी, जाते टाइम पर किचन मत करना। हाँ कमला, अब मैं कभी किचन नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि मैं खुद घर के सारे काम करना सीख लूँगी। तुम्हें ना अब कल से आने की ज़रूरत नहीं है। आका भाई मैम साहब, मुझसे कोई गलती हो गई क्या मैम साहब? आपको मेरी बात बुरी लग गई? अगर मैं इधर काम नहीं करेगी तो किधर जाएगी? तुम अपने लिए कोई दूसरा घर देख लो या कुछ महीनों का इंतज़ार कर लो, क्या पता दोबारा मैं तुम्हें ही बुला लूँ, और क्या पता घर के काम सीखने के बाद मैं शायद तुम्हें कभी याद ही ना करूँ। आखिर मेरी सासू माँ जो आ रही हैं, अपना घर बचाने के लिए मुझे घर के काम तो सीखने ही पड़ेंगे ना। तुमने घर का काम वैसे बहुत अच्छा किया मेरे लिए, अब जाओ और कल से मत आना। हाँ, इतना बोलकर सपना अपने पास वाली पड़ोसन के घर जाती है और अपनी दुख भरी कहानी उसे बताती है। विनीता यार, अब तू ही कुछ कर सकती है, तू तो एक परफेक्ट बहू है जो अपनी सास, ससुर, पति, बच्चे, ननद सबको संभालना अच्छे से जानती है। मैं तो यहाँ अपने पति को ही नहीं संभाल पाती, सास को कैसे संभालूंगी? और मेरी सास ना गांव से है, अगर मुझसे एक भी गलती हुई तो कहीं विवेक को लेकर अपने साथ ना चले जाए। मैं कितना ही क्यों ना लड़ लूं, पर मुझे विवेक के साथ ही रहना है। सास के आने का इतना डर किसी के अंदर मैं पहली बार देख रही हूँ। अरे पर तू फिक्र मत कर, तू ना बिल्कुल सही घर में आई है। मैं तुझे घर का एक एक काम करना सिखा दूंगी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर चीज़ मैं तुझे चुटकियों में सिखा दूंगी। विनीता की बात सुनकर सपना का डर थोड़ा कम होता है और उसकी परेशानी भी अब कम हो जाती है। अब अगले ही दिन से विनीता सपना के घर जाकर उसे घर की साफ सफाई करना सिखाती है। माफ़ करना सपना, लेट हो गई, पर क्या करूँ, मेरे घर में भी तो काम रहता है ना। पर तेरे घर को देखकर तो लग ही नहीं रहा कि तूने किसी भी काम को हाथ लगाया है। अगर मैं घर के काम खुद करना जानती तो तुझे थोड़ी ना बुलाती। अब जल्दी से बता कैसे क्या करना है। विनीता सपना को सबसे पहले झाड़ू लगाना और घर की सफाई करना सिखाती है, कुछ देर बाद पोछा लगाना, और इस तरह से अब कभी विनीता सपना के घर जाकर उसे काम सिखाती तो कभी सपना खुद विनीता के घर जाकर काम सीखती। अरे वाह सपना, तुम तो बहुत कम दिनों में सारा काम सीख गई हो। अब जब तुम्हारी सास आएगी ना तो तुमसे बड़ी खुश हो जाएगी। यही तो चाहिए, अगले हफ्ते ही मेरी सास आ रही है। वैसे सब कुछ अच्छे से हो जाए और मेरी सास को ना शिकायत का कोई मौका ना मिले। सपना बहुत खुश थी ये सोचकर कि उसे घर का सारा काम करना आ चुका था, और अगले हफ्ते जैसे ही आशा अपने बहू के घर आती है तो सपना अपनी सास को खुश करने के लिए घर के कामों में लग जाती है और अकेली ही सुबह से शाम तक घर के काम करती और अपनी सास की सेवा भी। माँ जी, आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। विवेक जी ने मुझे बताया था आपको खाने में क्या पसंद है, और ये खाना खाने के बाद मैं आपको आपकी दवाई दे दूँगी, उसे आप ना दूध के साथ ले लेना। हाँ बहू, मैं खा लूँगी दवाई और खाना भी, पर पहले विवेक को भी तो आने दे, फिर सब साथ में खाएंगे। ठीक है, जैसा आप कहें। वैसे विवेक जी ना थोड़ा लेट आएंगे। अरे कोई बात नहीं बहू, मैं अपने बेटे विवेक का इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ।
अब आशा विवेक के आने का इंतज़ार करती है और विवेक के आने के बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। खाना खाने के बाद विवेक अपने कमरे में आराम करने के लिए चला जाता है, पर सपना सोने से पहले सारे बर्तन और रसोई की सफाई करने लगती है। ये देखकर आशा को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कहती। और अगली सुबह भी जब आशा अपनी बहू को घर के काम करते हुए देखती है तो वो अपने बेटे पर गुस्सा करने लगती है। नालायक कहीं का, बहू क्या इस घर की नौकरानी है जो तू हर समय बहू से ही काम करवाता है? रात को भी मैंने देखा खाना खाकर आराम से तू सोने के लिए चला गया और मेरी बहू 12 बजे रात देर तक घर के काम करती रही। बेशर्म कहीं का, तो घर में नौकरानी नहीं रख सकता था या बहू के घर के कामों में मदद नहीं करवा सकता था? मेरी बहू कुछ नहीं करेगी। शहर की लड़की है पर फिर भी गांव की बहू की तरह हर समय चूल्हे चौके में लगी रहती है। सपना तो ये सब कुछ आपके लिए कर रही है माँ, क्योंकि आपको ही तो एक संस्कारी बहू चाहिए थी ना। अरे चुप कर, बहू से काम करवा कर मजे ले रहा है तू और नाम मेरा लगा रहा है। हाँ, मुझे संस्कारी बहू चाहिए थी, लेकिन मुझे नौकरानी बहू नहीं चाहिए थी जो सुबह से शाम तक घर के कामों में ही व्यस्त रहे, जिसके पास खुद के लिए समय ना रहे। बहू, तुझे कल से घर का कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मैं भी देखती हूँ ये तुझसे कैसे घर के काम करवाता है। तू कोई इस घर की नौकरानी थोड़ी ना है जो सारा दिन काम करेगी। अरे मैं भले ही गाँव की हूँ, लेकिन मेरे सोच विचार बिल्कुल भी गाँव के नहीं है। तू शहर की है, शहर की, इसलिए शहर वाले तौर तरीके रख, ना कि गांव वाले। पर माँ जी। अरे पर कुछ नहीं, मैंने कह दिया ना तो कुछ नहीं करेगी मतलब कुछ नहीं करेगी। और तू आज से ही नौकरानी की तलाश में लग जा। ठीक है माँ, मैं आज शाम तक ही नौकरानी का इंतजाम कर देता हूँ। आशा विवेक की अच्छे से क्लास लगाती है। बेचारे विवेक और सपना ये सब देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो सोचा था ठीक उसका उल्टा होता है। ये देखकर दोनों अपना सर पीटते हैं। भाभी देखो ना कितनी सुंदर चप्पलें हैं। ऐसे ही घर के बाहर तूने चप्पलों की ढेर लगा रखी है। जब भी घर में घुसो तो लगता है किसी मंदिर में आ गए। अरे पिछले महीने ही तो मेले से कितनी चप्पल ले आई थी, अब फिर से तुझे चप्पल चाहिए? महंगाई के मार से अब ना रो, चप्पल 100 की 2। अरे किसका गिरा 50 में 2 गंजी, 50 में 2 गंजी। अरे वाह भाभी, यहाँ तो लूट मची है। तू भी क्या रमा, ये चप्पल एक दिन भी नहीं चलेगी। चोरी का माल बेच रहे हैं सब, देखकर नहीं लग रहा है कि किसी के उतरे हुए चप्पल है। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, मैं तो लेने जा रही हूँ। रमा इतने सारे चप्पलों को देखकर कंफ्यूज हो जाती है। इतनी सस्ती सैंडल, ओ गॉड, क्या क्या लूं? 4-5 सेट ले लेती हूँ। एक जूता टूटा तो दूसरा पहन लूंगी, दूसरा टूटा तो तीसरा, हर रोज एक नया स्टाइल, मजा आ जाएगा। प्रिया के लिए भी कुछ ले लेती हूँ, कितने दिन से मैंने उसे कुछ नहीं दिया। और एक भाभी के लिए, एक मम्मी जी के लिए मम्मी को भी एक दे दूंगी। रमा रेणुका को बार बार मना करती रही, पर वो तो एक साथ 10 जोड़ी जूते चप्पल ले लेती है और उन्हें लेकर अपने ससुराल चली जाती है। अरे फिर क्या ले आए बहू तू? पहले देखिए तो मम्मी जी और बताइए, गैस कीजिए ये सैंडल कितने की होगी? ऐसे तो 500 के कम की तो नहीं लग रही, 600 तक की हो ही जानी चाहिए थी, पर तू लाई है तो 200 के ऊपर तो नहीं होगी। ये क्या बात हुई मम्मी जी, मैं लाई तो सस्ती होगी, ऐसे तो 600 की लग रही है ना। मैं 100 में लाई। पता है 100 की मिल रही थी तो मैंने तो अच्छी खासी उठा ली। अरे पर 10 जोड़ी चप्पल कल को मुफ्त में मिलेगा तो तू क्या कचरा उठा कर ले आएगी? अब इन चप्पलों की ढेर रखेंगे कहाँ? तभी वहाँ काम वाली चंपा आ जाती है। अरे भाभी देखिए ना, आते वक्त मेरी चप्पल टूट गई। आपके पास कोई पुरानी चप्पल है क्या? आज दे दीजिए, मैं कल वापस कर दूंगी। हाँ, रुक मैं भी लाती हूँ चप्पल, तब तक तू बर्तन धो। रेणुका आगे जाकर रमा के लाए हुए चप्पलों में से एक जोड़ी चप्पल उठाकर चंपा को दे देती है। हाँ दो भाभी, आप भी कितने पुराने चप्पल पड़े थे आपकी, मेरे ही नई चप्पल देनी थी क्या चंपा को? वो भी जो मुझे बहुत पसंद आई थी। कितनी मुश्किल से 20 मिनट छांटने के बाद मुझे वो चप्पल मिली। ज्यादा दिमाग खराब होगा ना तो मैं अपनी चप्पल चंपा से वापस ले लूंगी। हे भगवान, 100 रुपए की चप्पल के लिए तू ऐसे बोल रही है जैसे मैंने उसे सोने चांदी दे दी है। चंपा से चप्पल मत मांग लेना बहू, तो खानदान की इज्जत ही मिट्टी में मिला देगी। तो उस चप्पल के बदले मुझे 100 रुपए आप दोगी भाभी। इस सब के बाद सब सोने चले जाते हैं और रमा रसोई में जाकर दोपहर के खाने की तैयारी में लग जाती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बर्तन ले लो बर्तन, एक बड़ा पतीले के साथ छोटा पतीला मुफ्त। 7 पुश्तों तक बर्तनों में नहीं आएगा खरोच, आया तो मेरी जुबान लेना नोच। एक के साथ एक बर्तन मुफ्त, इतना अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। भैया मुझे सारे बर्तन दे दो। सारे? हाँ सारे। दोपहर को जब सभी घर वाले सो रहे होते हैं, रमा बेमतलब के इतने सारे बर्तन खरीद लेती है जिनकी उसे ज़रूरत भी नहीं थी। इतने सारे बर्तनों को रखूँ कहाँ, यहाँ हॉल में ही रख देती हूँ। थोड़ी देर बाद सभी नींद से जागते हैं तो हॉल में पड़े इतने सारे बर्तनों को देखकर सर पकड़ लेते हैं। क्या मम्मी,
मेरी शादी में तुम मुझे ऐसे गंदे बर्तन दोगी? मुझे नहीं चाहिए ऐसे बर्तन। अरे ना ना बेटी, मैं तो तुझे महंगी महंगी क्रॉकरी सेट दूंगी। ये बर्तन तो इतने कमजोर है कि दबाते ही पिचक जाए। पर इतने सारे बर्तनों को यहाँ रख कौन गया? मैं मम्मी जी, आज ना एक बर्तन वाला बर्तन बेचने आया था। पता है, आधे बर्तन खरीदे मैंने उसके बस आधे तो मुफ्त में ही मिले। हद हो गई रमा, तुम पैसे बचाने के चक्कर में पैसों का हुलिया कर रही हो। जब देखो कुछ ना कुछ उठाकर ले आती हो जो कि कचरे के बराबर हमारे काम आता है। रेणुका ये कह ही रही होती है कि तभी वहाँ चंपा बड़बड़ाती हुई आती है। क्या भाभी, कैसी चप्पल दे दी आपने? आधे रास्ते तक पहुंची नहीं कि चप्पल टूट गई। अब इन टूटी चप्पलों का क्या करूं मैं? इन टूटे चप्पलों को मेरे सर पर मार। इस घर में सभी को अपनी मर्जी चलानी है। देख रमा, इन चप्पलों के लिए तो अपनी जान दे रही थी ना, आधे घंटे भी नहीं चलाई। यहाँ तो इंसान का भी भरोसा नहीं है भाभी, और आप है कि इत्तेफाक से चप्पल टूट गई तो उसका इल्ज़ाम भी मेरे सर लगा रही हैं। और किसी को बर्तन भारी लग रहे हैं तो मैंने छज्जे पर चढ़ा देती हूँ। सारे काम करने के बाद रमा बालकनी में जाकर मौसम का मजा ले रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड सरला का कॉल आता है। दिन भर क्या घर में ही घुसी रहेगी तू, जहाँ मार्केट में इतनी बड़ी सेल लगी है? पूछ मत यार, पर दिक्कत यह है कि एक जैसी 5 साड़ियाँ लेनी होगी और पैसे सिर्फ 2 साड़ी के देने होंगे। क्या 2 साड़ी के दाम में 5 साड़ियाँ? तू तैयार होकर मेरे घर के नीचे आ जा, मैं 5 मिनट में उतर रही हूँ, अभी चलते हैं। अपनी शॉपिंग के क्रेज में और फ्री आइटम के आगे औरतें अक्सर अपना होशो हवास खो बैठती है। रमा को तो ऐसी भी सस्ती और फ्री की चीज़ें बड़ी पसंद थी। वो बिना कुछ सोचे समझे साड़ियाँ लेने चली जाती है, जहाँ साड़ी वाला 2 साड़ी की प्राइस को 7 साड़ियों के बराबर बताकर उसमें 3 साड़ियाँ मुफ्त देकर सभी को चूना लगा रहा था। इससे कहते हैं दिमाग, 5000 की एक साड़ी है और हमें 10,000 में 5 साड़ी मिल गई। इससे कहते हैं मुनाफा। इतनी महंगी साड़ियाँ मैं तो नहीं ले सकती। अरे पगली, मैंने 5 साड़ियाँ ली है ना, रख ली एक साड़ी तू भी। रमा एक जैसी 5 साड़ियाँ खरीद कर अपने ससुराल चली जाती है और किसी को इस शॉपिंग के बारे में नहीं बताती। अगली सुबह, मेरी मम्मी ने ना आपके लिए एक साड़ी भिजवाई है मम्मी जी। समधन जी ने भिजवाई है? दिखाओ तो, जिंदगी में पहली बार उन्होंने कुछ भेजा है, जरा देखो तो। 5000 का टैग तो लगा है, पर दिखने में बड़ी हल्की लगती है, मानो किसी ने बर्तन बेचकर साड़ी खरीदी हो। पर ठीक है, घर में पहनने के लिए तो चली ही जाएगी। इस तरह रमा उन साड़ियों को एक एक कर अपने घर में सभी को बांट देती है। अगली सुबह इत्तेफाक से रेणुका, रमा, प्रियतमा, प्रिया और सरला पांचों वही साड़ी पहन लेती है। तभी बर्तन धोने चंपा भी वही साड़ी पहन कर आ जाती है जो बाकी सबने पहन रखी थी। ए राम भाभी, आपने भी यही साड़ी पहनी है जो हमने पहनी है? मुझे तो लगा था आप लोग बड़े बड़े दुकान में जाती होंगे। ये साड़ी तुझे कहाँ से मिली? हाँ रमा, भाभी तो कह रही थी कि ये 5000 की साड़ी है जो उनकी मम्मी ने दी है। अभी इस साड़ी को पहनकर मैं अपनी कॉलेज पार्टी में चली जाती तो क्या होता? अरे मैं खुद इसे पहनकर किटी में जा रही थी। ये तो ना मेरा पति लेकर आया, कल रात को बाजार गया था। एक साड़ी पर 4 साड़ियाँ मुफ्त, वो भी 100 रुपये में। एक तो पहनती ही फट गई, पर अब 100 रुपये में आदमी देगा भी क्या? सारी साड़ी एक सी थी तो मैंने दूसरी पहन ली। क्या? मैं तो ये साड़ियाँ 10,000 में लेकर आई। अरे भाभी, सस्ती चीजें देख कर ना उन पर यूं कूद नहीं जाना चाहिए, वो तो लोगों को मूर्ख बनाने ही बैठे हैं। मेरा पति थोड़ी और देर से जाता तो वो लोग और सस्ते में देती थी। इन कपड़ों में कोई जान थोड़ी ना रहता है। आपको तो अच्छा चुना लग गया। अब भर गया तेरा पेट? अब तो शॉपिंग करके आती है, वो भी हमसे छुपकर। ये ले बहू, मेरे कंगन, इन्हें भी बेच कर शॉपिंग करा जा। अब मुझे शॉपिंग नहीं करनी मम्मी जी, कभी नहीं।